नमस्कार साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसे कि आपने देखा होगा कि सहारा इंडिया के मैटर में हमने 2 वीडियो पोस्ट किए थे जिनको आपने देखा है। उन वीडियो के अंदर हमने आपको ये जानकारी दी थी कि सहारा इंडिया क्या है, क्या वजूद है सहारा इंडिया के सहारा श्री सुब्रत राय का, किस तरह मात्र 2000 रुपये के साथ में 42 निवेशकों के साथ में मिलकर 1978 में जिस कंपनी की स्थापना की थी, वह कंपनी हिंदुस्तान के 6 करोड़ से अधिक निवेशकों के सानिध्य में 12 लाख लोगों को रोजगार देने वाली बनी और जिसने इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली निजी क्षेत्र की कंपनी का खिताब हासिल किया। यदि वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक बॉक्स में हम उसका लिंक पेस्ट कर रहे हैं, उसको ज़रूर देखें। साथ ही ये ज़रूर कहेंगे कि इस वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको सहारा इंडिया से संबंधित प्रत्येक लीगल अपडेट जो हमें जानकारी में आएगी इस चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। हमने बताया था आपको कि अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस इंडस्ट्रीज़ के अंदर 6 करोड़ से अधिक निवेशक और 12 लाख से अधिक लोगों ने रोजगार पाया, उसे क्यों स्कैम कहा गया, क्यों सहारा के ऊपर फ्रॉड का ठप्पा लगा, क्या ये ठप्पा सच है, क्या है हकीकत, क्या है वास्तविकता, उससे रूबरू कराएंगे हम इस चैनल के माध्यम से। लेकिन एक बार फिर से निवेदन करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब बात करते हैं सहारा इंडिया के संदर्भ की। मुख्य रूप से सहारा के 6 करोड़ निवेशकों के साथ आज जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, वह परिस्थितियां सहारा की 2 कंपनियों को लेकर है, जिसमें एक सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और दूसरी सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। वर्ष 2007-8 की बात है जब सहारा इंडिया फाइनेंशियल कंपनी के ऊपर आरबीआई ने बैन लगा दिया था और उनके फंड रिलीज को रोक दिया गया। अब सहारा को आवश्यकता थी कि वह किस रूप में फंड रिलीज कर पाए जिसमें आरबीआई हस्तक्षेप नहीं कर पाए, तो यह उनको सोचना था और इस सोच के साथ उन्होंने सोचा कि वह डिबेंचर के जरिए लोगों से फंड इकट्ठा करें। डिबेंचर के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए बात कंपनी की आती है, तो हम आपको बता दें कि कंपनी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब ये है कि पब्लिक से फंड रेज करना, फंड इकट्ठा करना और कंपनी की आगामी कार्रवाई को करना। अब बात यह आती है कि 200 से अधिक शेयर होल्डर से यदि कोई फंड इकट्ठा किया जाता है तो वहाँ वह कंपनी सेबी के रेगुलेशन में आती है और यहाँ पर बात डिबेंचर के जरिए फंड इकट्ठा करने की थी। तो जब 50 से कम निवेशक हो, 50 से कम लोगों से यदि फंड इरेज किया जाता है तो वह रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी कि आरओसी की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो सहारा इंडिया ने सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन की ये 2 कंपनियां तैयार की और जिनसे उन्होंने फंड इरेज करना शुरू किया। अगर 50 से अधिक निवेशक से यदि फंड इकट्ठा किया जाता है तो वहाँ सेबी के रेगुलेशन में सेबी की अनुमति आवश्यक होती है। जब सहारा ने सहारा सिटी प्राइम के नाम से आईपीओ जारी करने के लिए जब वो सेबी के पास पहुंचे और अपने सारी डिटेल और जो भी सारी कंपनीज की जानकारी और जो परफॉर्मा सेबी का जो आवश्यक है वह जब उनको सुपुर्द किया, तो वहाँ सेबी को ये जानकारी हुई कि सहारा इंडिया ने सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग कॉरपोरेशन के नाम से 2.5 करोड़ से अधिक लोगों से 24,000 करोड़ से अधिक फंड इकट्ठा किया है और यह सेबी की जानकारी में और सेबी की अनुमति के बिना किया गया है। तब सेबी ने न्यू डिवेंचर जारी करने पर, सहारा के न्यू डिवेंचर जारी करने पर रोक लगा दी, उसको प्रतिबंधित कर दिया और एक आदेश दिया कि सहारा सभी निवेशकों को जो उनका 24,000 करोड़ रुपया जो 2.5 करोड़ लोगों ने लगा रखा था वह उनको 15% ब्याज के साथ लौटा दे। सहारा को ये बात नागवार गुजरी
और सहारा इस मामले को लेकर पहुंच गए इलाहाबाद हाई कोर्ट, जहां से उनको इस मामले पर अंतरिम राहत प्राप्त हो गई। लेकिन जब उस कोर्ट का स्टेटस भी आगे वही रहा तो मामला बढ़ते हुए पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो वहां पर भी सहारा के सामने वही स्थिति रही कि वह निवेशकों को उनकी राशि लौटाए। तो सहारा को सुप्रीम कोर्ट ने इंटीमेट किया कि वह सेबी को यह राशि लौटाए और सेबी उन निवेशकों को यह राशि लौटाएगी। इस पर सहारा द्वारा 22,000 करोड़ रुपए और दस्तावेज मांगने पर 127 ट्रक डॉक्यूमेंट सेबी को भेजे। सेबी ने उन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करके बताया कि मोस्ट ऑफ इन्वेस्टर जो है वो फेक है, और इसके अलावा सेबी ने देश भर के 150 से अधिक दैनिक समाचार पत्रों में इस बाबत का विज्ञापन जारी किया कि लोग उनके समक्ष दावे प्रस्तुत करें, राशि का भुगतान प्राप्त करें। इसके अलावा उन्होंने 20,000 निवेशकों को इस संदर्भ में पत्र भी जारी किए। सेबी के इतने प्रयास के बावजूद सेबी मात्र 107 करोड़ के लगभग की राशि ही निवेशकों को भुगतान कर पाई। इस अवस्था के अंदर जब बात आगे बढ़ी तो सहारा ने कहा कि हम 93% लोगों को राशि का भुगतान कर चुके हैं, इस कारण लोग सेबी के पास अपनी राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए जा ही नहीं रहे। लेकिन सहारा इस संदर्भ में कोई स्पष्टीकरण, कोई मजबूत दस्तावेज कोर्ट के समक्ष या सेबी के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाया कि उन्होंने किस तरह निवेशकों को राशि लौटाई है। इस बात को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की जो प्रॉपर्टीज है उन प्रॉपर्टीज को सीज कर दिया और उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया। फरवरी 2014 में सहारा श्री सुब्रत राय के साथ उनकी कंपनी के 2 अन्य डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया और नवंबर 2017 में ईडी के द्वारा सहारा के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया। यहाँ पर यह बता दूं मैं कि जब सेबी ने निवेशकों के संदर्भ में यह कहा कि मोस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स फेक है, तब वहां सेबी ने इस मैटर को मनी लॉन्ड्रिंग का बताया गया था। अब बात यह आ रही है कि नवंबर 2017 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस फाइल हुआ। सहारा श्री सुब्रत राय के गिरफ्तार होने के बाद 2 वर्ष बाद वह पैरोल से बाहर है, किंतु आज भी परिस्थितियां जस की तस, निवेशकों के हाथ केवल और केवल निराशा लग रही है। निवेशकों को उनकी राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। बहरहाल देखने की बात यह है कि 6 करोड़ से अधिक निवेशक, 12 लाख से अधिक जिनको रोजगार मिला था उन सब की नजरें टिकी हुई है सहारा सेबी के विवाद पर और इस बात पर कि आखिर सुप्रीम कोर्ट निवेशकों के हित में किस प्रकार राहत प्रदान करने का कार्य करते हैं। सोचने की बात यह है कि 1.5 लाख करोड़ से अधिक की परिसंपत्ति वाला सहारा इंडिया परिवार का वजूद खत्म हो जाएगा। 6 करोड़ से अधिक निवेशकों का सहारा बंद हो जाएगा या 12 लाख से अधिक लोगों के रोजगार खो जाएंगे। यह बातें बहुत ही मुद्दा इसीलिए रखती है क्योंकि यह देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका विश्व में कोई सानी नहीं है। आखिर कौन फिक्र करेगा सहारा की? अगर हम सहारा ग्रुप की बात पे गौर करें, जो सहारा श्री हमेशा से कहते आ रहे हैं, उनके जो ऑथेंटिक लोग हैं वो कहते आ रहे हैं कि सेबी ने 150 अखबारों में विज्ञापन दिया था कि लोग उनके सामने राशि के भुगतान के लिए दावे पेश करें। 20,000 निवेशकों को पत्र लिखे, लेकिन फिर भी वो 107 करोड़ का ही भुगतान कर पाए। और उन्होंने दावा ये किया कि हम 93% लोगों को भुगतान कर चुके हैं। सेबी ने एक विज्ञापन में यह भी कहा था कि यह हमारा अंतिम विज्ञापन है, इसके बाद हम किसी दावे को स्वीकार नहीं करेंगे। जिन भी निवेशकों को दावा प्रस्तुत करना है वह दावा प्रस्तुत कर दे। लेकिन जब किसी के दावे नहीं पहुंच रहे हैं तो यहाँ पर सहारा का कहना यह है कि हम निवेशकों को उनकी राशि का भुगतान कर चुके हैं। ऐसे में नए दावेदार कहाँ से आएंगे? सेबी हमारे साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है। वहीं सेबी ने हाल ही में 62,600 करोड़ रुपए
को और लेना बताकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की है और उनका कहना है कि सारा 62,600 करोड़ रुपए सेबी में जमा कराए या फिर वह जेल जाए, उनको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई भुगताई जाए। सोचने की बात यह है कि वह सेबी जो आज तक जो राशि जमा है उस राशि का भुगतान भी निवेशकों को ढूंढ कर नहीं कर पाई है। ऐसी अवस्था में 62,600 करोड़ रुपया सेबी जो लेना चाहती है वह कहां तक उचित है। सोचने की बात यह आती है कि न हम सेबी के खिलाफ जा रहे हैं, न हम किसी और एजेंसी की बात कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जब 62,600 करोड़ रुपए यदि सहारा द्वारा अगर फिर दिए जाते हैं सेबी को, तो सेबी उनकी राशि का भुगतान किस रूप से कर पाएगा। यहाँ कोई तीसरा विकल्प निकालना आवश्यक है कि आखिर वह निवेशक कौन है जिनको राशि का भुगतान नहीं किया गया है और वह भुगतान उनको किस तरफ से होगा। यह बात अलग है कि सहारा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर पाया कि उन्होंने 93% लोगों को भुगतान कैसे किया। इस मामले में खुद निवेशक कहते हैं कि मामला सहारा क्यूसॉफ्ट से जुड़ा है, मामला सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव से जुड़ा है, मामला स्टार क्रेडिट कोऑपरेटिव और सहारेन क्रेडिट कोऑपरेटिव से जुड़ा है। लेकिन इस मुद्दे पर हम अगले वीडियो में और बात करेंगे, आपके सामने और हाजिर होंगे। लेकिन आज सोचने की बात यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को भी सेबी को फटकार लगानी होगी कि वह अभी तक इस मामले में कोई स्पष्ट बात क्यों नहीं रख पा रहे हैं। वह सुप्रीम कोर्ट के सामने और निवेशकों के सामने इस बात को क्यों प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं कि 107 करोड़ का भुगतान हुआ तो बाकी निवेशक कहाँ है। क्या उन 127 ट्रक के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन हुआ तो उनकी रिपोर्ट्स क्या है। तो इस मैटर में बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि सहारा सेबी के खिलाफ, सेबी सहारा के खिलाफ एक जंग लड़ते जा रहे हैं, लेकिन इस जंग के अंदर पीस रहे हैं कुल मिलाकर आज की तारीख में 6 करोड़ से अधिक निवेशक और 12 लाख से अधिक कर्मचारी और एडवाइज़र जिनका भविष्य जुड़ा हुआ है सहारा इंडिया परिवार के साथ। सहारा इंडिया के वजूद को हमने गए वीडियो में सुना था, लेकिन आज हमने सुना कि सहारा इंडिया के ऊपर ऐसी कौन सी परिस्थितियां आई जिनके चलते सहारा आज कोर्ट के चक्कर काट रहा है और सहारा श्री इस मामले के अंदर परेशान है। हम एक पल के लिए मानते हैं कि यहाँ सहारा इंडिया की गलती है कि उनको सेबी से परमिशन लेनी थी, उनको सेबी से अनुमति लेनी थी कि वह इतना बड़ा काम कर रहे हैं और इन्होंने पब्लिक से इस प्रकार फंड रिलीज किया है। लेकिन क्या सहारा इंडिया के इतने बड़े वजूद होने के बाद क्या सेबी की आंखों पे उस समय पट्टी बंद गई थी? जिस समय सहारा इतना बड़ा काम कर रहा था उस समय उनकी नज़र में क्यों नहीं आया? क्या इन सरकारी एजेंसीज की खामियों का जो परिणाम है वह निवेशक क्यों भुगत रहे हैं? क्या सेबी को उस वक्त नजर नहीं आया जब सहारा के बड़े बड़े उद्घाटन हो रहे थे, बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे थे और पब्लिक से जो फंड रिलीज किया जाता या एक दूसरे के कान में कहकर नहीं किया जा रहा था, वह तो अखबार में विज्ञापन हो रहे थे, लोगों के पास ब्रोशर पहुंच रहे थे, 12 लाख से अधिक एडवाइजर काम कर रहे थे और पूरे हिंदुस्तान में उनकी शाखाएं फैली हुई थी। तो उस वक्त सेबी की नज़र में ये चीज़ क्यों नहीं आई कि आखिर सहारा कोई गैर कानूनी कार्य कर रहा है। और तो अगर सहारा ने कोई गैर कानूनी कार्य किया है और वहाँ पर अगर सरकारी एजेंसीज अपनी आंखें मूंद रही है तो वह कहीं ना कहीं देश के निवेशकों के साथ धोखा है और उसके लिए सरकारी विभाग भी उतने ही उत्तरदायी है। यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि यह सहारा का विवाद हो, सहारा सेबी का विवाद हो या फिर सेबी का आरबीआई के साथ विवाद चल रहा हो या फिर सेबी का आरओसी से विवाद चल रहा हो, लेकिन इन विवादों के चलते, इन छोटी बातों के चलते आज देश के 6 करोड़ से अधिक निवेशकों के साथ किसी प्रकार का अगर गलत होता है तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम उत्तरदायी है। खैर, बात सबसे बड़े मुद्दे की ये है कि क्यों सहारा उस बात को प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है कि उनके द्वारा 93% लोगों को भुगतान कर दिया गया है, तो उसका स्पष्टीकरण क्या है। क्यों सेबी के पास लोगों के दस्तावेज नहीं जा रहे हैं, लोगों के दावे नहीं गए कि हमको भुगतान करो, तो उस बीच भी छुपा है सहारा क्यूशॉप की कहानी, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव, स्टार्स क्रेडिट कोऑपरेटिव और सहारेन क्रेडिट कोऑपरेटिव, जिसके मुद्दे पर हम आपसे चर्चा करते रहेंगे और अपनी बात को स्पष्ट रूप से बताएंगे कि आखिर क्यों सेबी के पास दावे नहीं पहुंचे, क्यों
सारा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर पाया, लेकिन कहना चाहेंगे आपसे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको प्रत्येक अपडेट मिलती रहे। अगले वीडियो में निवेशक क्या करें कि उनको जल्द से जल्द उनकी उस राशि का भुगतान हो जो सालों से अटकी पड़ी है, इस मुद्दे पर भी हम चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आज की तारीख में हम अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।